अध्याय 181 पीछा करना शुरू। 10 आकृतियां बर्फ में जम गई थीं, जिससे एक ठंडी लघु पहाड़ी बन गई। इसमें जैक विल्सन भी शामिल था, जो बिल्कुल बीच में सील था। नकुल शॉ ने देखा कि आधे दिन से 3 दिनों में जैक विल्सन ठंड के कारण मर जाएगा। चूंकि जैक विल्सन 5वें आकाश तक भी नहीं पहुंचा था, इसलिए उसके लिए 2 तीरों की शक्ति को तोड़ना असंभव था। केवल मयंक में ये करने की शक्ति थी। तीर में खुद ज्यादा शक्ति नहीं है, लेकिन अतिरिक्त प्रभाव अविश्वसनीय है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वर्तमान स्थिति नकुल शॉ के लिए बहुत अच्छी लग रही थी। छोटी बर्फ की पहाड़ी ने प्रवेश द्वार को सील कर दिया था और यह एक सुरक्षात्मक अवरोध बन गया था, जिसने उसे अंदर की सरणियों को नष्ट करने की अनुमति दी। पलक झपकते ही नकुल शॉ उस दराज के सामने आ गया जिसमें आधा पारदर्शी पुराना लबादा था। उससे निकलने वाली प्राचीन और रहस्यमयी आभा ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। अभी अभी हुए हस्तक्षेप के कारण सरनी ने खुद को ठीक कर लिया था, जिसका मतलब था कि नकुल शॉ को फिर से शुरू करना पड़ा। पेंग सी नकुल शॉ ने अपनी हथेली को बाहर निकाला और बिजली की एक लकीर दिखाई दी, जिससे दराज थोड़ा हिल गया और सफ़ेद चमक थोड़ी मंद हो गई। फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के बाद नकुल शॉ लाइटनिंग विंड पाम में उच्च स्तर पर पहुंच गया था। लाइटनिंग विंड पाम का 5वां स्तर चौथे से कहीं ज़्यादा मजबूत था। इस स्तर पर वह प्रतिद्वंद्वी को सुन्न करने के लिए बिजली का उपयोग कर सकता था, लेकिन इसके लिए पहले बिजली की समझ हासिल करना जरूरी था। अगर उसे फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील नहीं मिली होती, तो नकुल शॉ को शायद समझ हासिल करने में लंबा समय बिताना पड़ता। पेंग सी नकुल शॉ के हमले की दर तेज नहीं थी और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हर चाल का नुकसान चौथे आकाश के बराबर था। लाइटनिंग विंड पाम का 5वां स्तर वास्तव में शक्तिशाली है। इसमें फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील का थोड़ा सा हिस्सा मिलाने के बाद यह एक बाग में पंख जोड़ने जैसा है। नकुल शॉ हर हथेली में बिजली महसूस कर सकता था, जो प्रतिद्वंद्वी को सुन्न कर सकती थी। अगर दुश्मन कमजोर था, तो नकुल शॉ की पहली हथेली प्रतिद्वंद्वी को चौंका सकती थी, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो जाता। हमलों के माध्यम से नकुल शॉ लाइटनिंग विंड पाम को और बेहतर बनाता रहा, क्योंकि लाइटनिंग विंड पाम एक अधूरा काम था, इसके निर्माता ने इसे पूर्ण नहीं किया था। नकुल शॉ इसे बदलता रहा और फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील ने भी मदद की। जब वह इसे पूर्ण कर रहा था, तो इसमें शामिल खतरा भी कम हो गया। इसका मतलब था कि नकुल शॉ का 5वां स्तर लाइटनिंग विंड पाम उन दूसरों की तुलना में कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था जिन्होंने इसे प्रशिक्षित किया था। उसने इसका उपयोग अभी अभी जैक विल्सन को वापस मजबूर करने के लिए किया था। ये जानना जरूरी था कि जैक विल्सन चौथे आकाश के चरम पर था और उसके पास एक मध्यम श्रेणी का नश्वर हथियार था। इस स्थिति में उसे अभी भी नकुल शॉ द्वारा सीधे तौर पर पीछे धकेल दिया गया था। इससे लाइटनिंग विंड पाम की शक्ति देखी जा सकती थी। अगर नकुल शॉ ने अपनी रक्तरेखा की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया होता, तो उसके पास एक ही हथेली में जैक विल्सन को भी मारने की क्षमता होती। पेंग सी नकुल शॉ के हमले एक ताल में थे, न तो तेज और न ही धीमे, लेकिन फिर भी हर वार के साथ सरनी को मंद कर रहे थे। उसी समय सरनी खुद को ठीक करती और नकुल शॉ के नुकसान को कम करती, लेकिन कुल मिलाकर सरनी की शक्ति घट रही थी। हमलों के माध्यम से नकुल शॉ लाइटनिंग विंड पाम को और बेहतर बनाता और इसकी शक्ति बढ़ाता, जबकि इसके खतरे को कम करता। बेशक उसकी सहनशक्ति सीमित थी। वह हर घंटे एक छोटा ब्रेक लेता और हर 4 घंटे में कुछ आध्यात्मिक शराब पीता या कुछ गोलियां खाता। पलक झपकते ही 2 से 3 दिन बीत चुके थे। पेंग क्रेक एक गरजदार हथेली रोशनी की सफ़ेद चमक पर टूट पड़ी और उसे चकनाचूर कर दिया। नकुल शॉ की अभिव्यक्ति खुशी में बदल गई, क्योंकि उसने जल्दी से पहना हुआ लबादा पकड़ लिया। नकुल शॉ की समझ के अनुसार सरनी पूरी तरह से टूटने के बावजूद धीरे धीरे खुद को ठीक कर लेती। नकुल शॉ ने गहरे भूरे रंग के लबादे का निरीक्षण किया और उसने इसका निरीक्षण करने के लिए अंदर अपनी ट्रू फोर्स डाली। जब उसने ट्रू फोर्स की एक छोटी मात्रा डाली, तो लबादा केवल अधिक पारदर्शी लग रहा था। नकुल शॉ ने लबादा पहना और उसने इसमें अधिक ट्रू फोर्स डाली और साथ ही अपनी रक्तरेखा की कुछ शक्ति भी डाली। अचानक एक अनदेखी आभा ने नकुल शॉ के पूरे शरीर को घेर लिया, जिसने उसे हवा जैसा एहसास दिया। अपनी बाईं आंख के निरीक्षणों के माध्यम से उसने महसूस किया कि उसकी जगह पर आने वाली रोशनी मुड़ रही थी, जिससे दूसरों की दृष्टि प्रभावित हो रही थी। अदृश्यता नकुल शॉ की आंख चमकी और उसने कहा। दूसरे प्राणियों की आंखों में नकुल शॉ हवा जैसा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लबादे में ऐसी अनूठी क्षमता होगी। इसके अलावा नकुल शॉ को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर एक पंख जितना हल्का हो गया हो। श्वा खजाने में एक भूतिनुमा आकृति कई गज तक चमकी। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसकी चपलता और गति दोनों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। निरीक्षण के माध्यम से नकुल शॉ ने महसूस किया कि इस लबादे में अदृश्यता और गति में वृद्धि की क्षमताएं थीं। लेकिन किसी तरह जब उसने केवल अपनी ट्रू फोर्स डाली, तो कुछ भी काम नहीं किया। जब तक उसने अपनी रक्तरेखा की शक्ति नहीं डाली, तब तक प्रभाव नहीं हुआ।
शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि लबादा पहले से ही थोड़ा टूटा हुआ है। नकुल शॉ ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसने समय का हिसाब लगाया और अनुमान लगाया कि काले धातु के राक्षस कुछ ही घंटों में उनका पीछा करना शुरू कर देंगे। कोई भी ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के हमलों का सामना नहीं कर सकता था। नकुल शॉ ने खजाने को स्कैन किया और उसने हल्के से आह भरी और बाहर चला गया। बर्फ की पहाड़ी की ठंडक नाटकीय रूप से कम हो गई थी। नकुल शॉ की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने इसे देखा। लाइटनिंग विंड पाम। नकुल शॉ ने अपनी पूरी ताकत अपनी हथेली में डाली और उसने इसे बर्फ की पहाड़ी के खिलाफ मारा। क्रेक। बर्फ की पहाड़ी टुकड़ों में टूट गई और जमे हुए गार्ड बिखर गए। हालांकि बर्फ की पहाड़ी के केंद्र में कुछ भी नहीं था। जैक विल्सन की आकृति गायब हो गई थी। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल बहुत दयालु है। जिस पल कोई मौत का सामना करता है उसके अंदर का फ्लोटिंग क्रैश टोकन उन्हें बाहर भेज देगा। नकुल शॉ की आंखें चमकी क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला। हर प्रतिभागी के अंदर एक फ्लोटिंग क्रैश टोकन मिला हुआ था, इसलिए कोई किसी को तभी मार सकता था जब उसके पास निरपेक्ष शक्ति और टोकन के बाहर भेजने से पहले उसे तुरंत मारने की क्षमता हो। पिछले कुछ दिनों से नकुल शॉ सरनी पर हमला करता रहा था जबकि साथ ही अपनी लाइटनिंग विंड पाम को पूर्ण कर रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था या जैक विल्सन कैसे गायब हो गया था। खैर, जैक विल्सन सिर्फ एक मच्छर है जिसे मैं अपनी वर्तमान ताकत से आसानी से मार सकता हूं। नकुल शॉ का शरीर चमका और वह बाहर चला गया। जब उसने लबादा पहना तो एक अजीब शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। तुरंत नकुल शॉ एक पारदर्शी आकृति बन गया और इमारत को घेरने वाले अधिकांश गार्ड उसे महसूस भी नहीं कर पाए। पहना हुआ लबादा नकुल शॉ को अदृश्य बना सकता था और केवल अगर बाद वाला तेजी से चलता तो एक लहर होती। इस पल नकुल शॉ की गति 5वें आकाश के बराबर थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे केवल एक बार अपनी रक्तरेखा की शक्ति डालने की जरूरत थी। वह बाद में अपनी ट्रू फोर्स का उपयोग करके इसे लगातार बनाए रख सकता था। हाँ, चलो इसे यिन शैडो क्लोके कहते हैं। नकुल शॉ महल से बाहर निकलते हुए हंसा। जैसे ही उसने ऐसा किया उसे अपने ऊपर एक दबाव महसूस हुआ, जैसे उसे किसी भयानक अस्तित्व द्वारा रोक दिया गया हो। उसी समय मयंक, जय, रितिका, स्काई बाउंड्री आइलैंड के हर स्थान में सभी प्रतिभागियों ने एक दबाव महसूस किया। इस दबाव ने उनके दिलों को धड़का दिया। क्या पीछा शुरू होने वाला था? नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से अपने आसपास को स्कैन करते हुए बुदबुदाया। अचानक 10 गज दूर से एक लहर और एक विनाशकारी आभा दिखाई दी जिसने उसके लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया। विंग। लहर के क्षेत्र में एक चमकता हुआ सफेद दरवाजा दिखाई दिया और उससे एक धुंधली आकृति बाहर निकली। ये पंखों की एक जोड़ी वाला एक धातु का राक्षस था जो 3 मंजिला ऊंचा था और उसकी आंखें हरी थीं। हरे रंग की एक परत ने इसे घेर लिया और इसने अपनी आभा जारी की। सभी दिशाओं में एक हवा की लहर पैदा की। भागो! नकुल शॉ की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह दूसरी दिशा में भागा। काले धातु के राक्षस ने एक आत्मा हिलाने वाली गर्जना जारी की जिससे नकुल शॉ का दिल धड़क गया। पंखों की जोड़ी हवा में लहराई क्योंकि काला धातु का राक्षस नकुल शॉ पर उछल पड़ा। पीछा। ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में एक अस्तित्व उसका पीछा कर रहा था। नकुल शॉ की हड्डियां ठंडी हो गईं क्योंकि वह एक धुंधली आकृति बन गया जो दूरी में तेजी से भागा। सौभाग्य से राक्षस की गति केवल दूसरे आकाश के बराबर थी, पहले चरण से थोड़ी ही तेज थी। कम से कम इसकी गति तेज नहीं है। नकुल शॉ ने एक सांस ली। अगर काले धातु के राक्षस की गति बहुत तेज होती या साधकों के समान स्तर पर भी होती तो कोई भी एक दिन तक टिक नहीं पाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में था, जिसका मतलब था कि इसकी ट्रू फोर्स आरोहित क्षेत्र वालों की तुलना में 10-20 गुना ज़्यादा घनी होगी और यह बिना किसी समस्या के महीनों तक पीछा करने में सक्षम होगा। नकुल शॉ ने जल्द ही राक्षस को हिला दिया, लेकिन अगर उसने एक ब्रेक लिया तो बाद वाला जल्द ही पकड़ लेगा। इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह थी कि काले धातु के राक्षस की गति समय के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। जो जितना ज़्यादा समय तक टिकता है, पीछा उतना ही भयानक होता है। इसका मतलब है कि अंत में काले धातु के राक्षस वास्तव में गति के मामले में ट्रू स्पिरिट क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। स्काई बाउंड्री आइलैंड में महान पुरस्कार हो सकते हैं, लेकिन ट्रायल आपको बिना काम के उन्हें खोजने नहीं देगा। उसी समय अन्य सभी शिष्यों को इस पीछा का सामना करना पड़ा। प्राचीन भूले हुए बगीचे के भीतर। दुर्भाग्य से ये समय है। जय एक हरे महल से बाहर निकलकर भाग गया और बगीचे के चारों ओर गोल गोल दौड़ने लगा। उसके पीछे काला धातु का राक्षस उसका पीछा कर रहा था और उसकी भयानक आभा ने पास के जानवरों को डर से बिखेर दिया। इस समय का जय पहले से ज्यादा मजबूत था। वह 2 दिन पहले चौथे आकाश में दाखिल हो गया था, लेकिन उसे अभी भी भागना पड़ा। ऊंचे टॉवर 1। मयंक जो आधे कदम पर था, छठे आकाश में उसके पास भी भागने का ही विकल्प था। ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में एक अस्तित्व का सामना करते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चौथे या छठे आकाश में थे, क्योंकि आप दोनों एक ही बार में तुरंत मारे जाते। सभी भाग लेने वाले शिष्य भाग रहे थे। जो ट्रायल में जितना ज़्यादा समय तक रहता है, स्को उतना ही बेहतर होता है।
अंतिम चरण अभी शुरू हुआ था। अध्याय 182, अंतिम चरण। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस, प्रवेश द्वार। 4 बड़े एल्डर्स और कबीले के सरदार चुपचाप बैठे थे और पलक झपकते ही इस तरह से 18 दिन बीत गए थे। 8वें दिन के बाद से कोई भी बाहर नहीं आया था। अब यह अंतिम चरण के आखिरी हिस्सों में होना चाहिए। पहले बड़े ने धीरे धीरे कहा। ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के 5 की आंखों में गंभीरता आ गई। कबीले के सरदार और दादी चंद्रावती दोनों के चेहरे पर चिंतित भाव थे। पिछले अनुभव से सबसे अच्छी पीढ़ी में भी केवल 2 से 3 लोग ही बचने चाहिए, और इस बार बचे हुए 7 शिष्यों में से कोई भी बाहर नहीं निकाला गया था। जब तक फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस बंद नहीं होता, इसका मतलब है कि अभी भी अंदर लोग जीवित हैं। एल्डर दीप ने हल्के से आह भरी। उनका शिष्य प्रफुल्ल पहले ही बाहर निकाला जा चुका था, इसलिए उन्हें ट्रायल से कोई उम्मीद नहीं थी। एकमात्र चीज जो वह नहीं भूले थे वह था नकुल शॉ, वह व्यक्ति जिसने उनके शिष्य को बाहर निकाला था। ठीक इसी क्षण विंग प्रवेश द्वार पर एक हरी रोशनी चमकी और 5 की आंखें चमक उठीं। आखिरकार कोई बाहर आ रहा था। ठंड के कारण कांपती हुई एक आकृति उनकी दृष्टि में दिखाई दी। रुद्रनाथ। रमन मास्टर को समझ नहीं आया कि खुश होना चाहिए या दुखी। तीसरे चरण से बाहर निकाला जाने वाला पहला व्यक्ति उनका शिष्य जैक विल्सन था। जैक विल्सन पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन बाद वाला लगातार हिचकी ले रहा था और एक ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहा था। गुरु, जैक विल्सन ने कहा जैसे वह जमीन पर गिर गया, जमा हुआ। मुझे दो। दादी चंद्रावती ने अपना हाथ स्वाइप किया और जैक विल्सन के अंदर एक घास हरी ट्रू फोर्स मिल गई, जिसने बाद वाले के शरीर के अंदर की ठंडक को घोल दिया। बर्फ का ऐसा शुद्ध तत्व, और इसमें एक रक्तरेखा शक्ति की थोड़ी सी आभा भी है, लेकिन सौभाग्य से रक्तरेखा शक्ति कमजोर लगती है। दादी चंद्रावती ने आह भरी। रुद्रनाथ, ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए तुम्हें क्या हुआ? रमन मास्टर ने पूछा। जैक विल्सन की आंखों में नफरत थी क्योंकि उसने दांत पीसकर कहा, नकुल शॉ। नकुल शॉ। मौजूद सभी बड़े एक दूसरे को देखने लगे। इसका नकुल शॉ से क्या लेना देना था? शिष्य यहाँ मुश्किल से एक महल के केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा और नकुल शॉ ठीक उसी समय आया, जिसका मतलब था कि मुझे उसके साथ टीम बनानी पड़ी। हालांकि इस बेशर्म कमीने ने मुझे पीछे से छुरा घोंपा। जैक विल्सन की आंखों से आग निकलती हुई लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नकुल शॉ को टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हो। फिर से नकुल शॉ। सभी बड़े हैरान और गुस्से में थे। यह नकुल शॉ कितने लोगों को मारकर संतुष्ट होगा? एल्डर दीप क्रोधित हो गए क्योंकि उनकी ट्रू स्पिरिट क्षेत्र की आभा हवा में भर गई। इससे जैक विल्सन का दिल धड़क गया और उसने उसी समय सोचा, क्या नकुल शॉ ने दूसरों को उकसाया है? बड़े और कबीले के सरदार सभी गुस्से में थे। कबीले में ऐसा असफल व्यक्ति कब आया? केवल पहले बड़े ने अपनी बाहें उठाईं और कुछ शांत थे। हम इन झगड़ों को ट्रायल के बाद सुलझाएंगे। हमें पहले ट्रायल के अंदर की स्थिति को समझना चाहिए। बाकी सभी ने जैक विल्सन की ओर देखा। वे सभी जानना चाहते थे कि ट्रायल में बाकी लोग कैसा कर रहे थे। जैक विल्सन ने फिर ट्रायल में अपने अनुभव के बारे में बताया। बेशक, उसने जानबूझकर नकुल शॉ को एक दुष्ट और तिरस्कारपूर्ण व्यक्ति के रूप में संक्षेप में बताया। उदाहरण के लिए, जब एक और शिष्य को एक सांप ने जहर दिया, तो उसने मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाया और उनका स्कारलेट ब्लड फ्रूट चुरा लिया। जैक विल्सन के स्पष्टीकरण ने बड़ों की भौहें चढ़ा दीं। जहां तक नकुल शॉ की सफलता की बात थी, जैक विल्सन ने कुछ नहीं कहा। यह अविश्वसनीय है कि तुम 7 दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम थे। 5 ने एक सांस ली। वे सभी उत्साहित और राहत महसूस कर रहे थे कि 7 लोग तीसरे चरण तक पहुंचने में सक्षम थे, और जिस कारण से वे सफल हो पाए थे वह टीम वर्क था। तुमने जो कहा उसके अनुसार दूसरा चरण बेहद खतरनाक था, और अगर तुम सभी ने टीम भी बनाई होती तो भी चोटें या मौतें होती। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास होने के अन्य कारण थे। पहले बड़े की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बिंदु पकड़ा। एक और कारण था, नकुल शॉ उस बेशर्म कमीने को किसी तरह से बुरी किस्मत मिली और उसने एक मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला समझा जो उन चमगादड़ों का मुकाबला कर सकता था। जैक विल्सन ने बुदबुदाया। मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला। पहले बड़े की आंखों में एक रोशनी चमकी क्योंकि उसने कबीले के सरदार के साथ नजरें मिलाईं। उनके अनुभव के साथ वे कैसे नहीं देख सकते थे कि जैक विल्सन पक्षपाती था। ओह हाँ, रुद्रनाथ, तुमने ट्रायल से क्या हासिल किया और पुरस्कार क्या था? रमन मास्टर मुस्कुराए और विषय बदल दिया। दूसरे बड़े भी तुरंत रुचि की अभिव्यक्ति दिखाते हुए ये सुनकर बोले। जैक विल्सन आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति था जो तीसरे चरण तक पहुंचा था, कोई न कोई पुरस्कार तो होना ही चाहिए। शिष्य का यहाँ का अंतिम परिणाम 150 अंक था, जिसे मैंने एक उच्च श्रेणी के नश्वर कौशल के लिए बदला। मुझे कुछ हथियार और संसाधन भी मिले। जैक विल्सन ने अपने लाभों की रिपोर्ट की। उच्च श्रेणी का नश्वर कौशल उसके अंकों से बदला गया था, जबकि अन्य वस्तुएं भी बुरी नहीं थीं। बेशक, उसे उच्च श्रेणी या उससे बेहतर कोई नश्वर हथियार नहीं मिला। बुरा नहीं, 150 अंक। तुमने एक उच्च श्रेणी का नश्वर कौशल प्राप्त करके कबीले में एक अच्छा योगदान दिया है।
रमन मास्टर ने प्रशंसा की। कबीले में इतने सारे उच्च श्रेणी के नश्वर कौशल नहीं थे और एक अतिरिक्त उच्च श्रेणी का नश्वर कौशल भी कबीले की शक्ति को बढ़ाता था। 150 पिछले अनुभवों से एक मध्यम उच्च स्कोर है। पहले बड़े ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। बड़े सभी ट्रायल में बचे हुए शिष्यों से बहुत उम्मीद कर रहे थे। कुल मिलाकर 7 लोग अंतिम चरण में पहुंचे थे, जो पिछले 100 वर्षों में पहली बार हुआ था। अगर जैक विल्सन का ऐसा स्कोर था तो बाकी 6 का शायद और भी बड़ा लाभ होगा। अब 18 दिन हो चुके हैं और पिछले 10 ट्रायलों में से केवल भाई रमन ही 1 महीने से ज़्यादा टिक पाए थे। दादी चंद्रावती का चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह हंसी। रमन मास्टर ने पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और पिछले 10 ट्रायलों में 1 महीने या उससे ज़्यादा तक टिकने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ये सबसे अच्छा स्कोर था। हालांकि इस पीढ़ी को देखकर उन्हें हराने का मौका था। उम्मीद बड़े उत्साहित थे। इस बार सबसे ज़्यादा स्कोर क्या होगा? क्या रमन मास्टर के रिकॉर्ड को हराना संभव था? रमन मास्टर भी उम्मीद कर रहे थे और चुपचाप सोच रहे थे, जय तुम मुझे निराश मत करना। फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल, स्काई बाउंड्री आइलैंड। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया था। नकुल शॉ की आकृति बर्फीले पहाड़ों से होते हुए स्थिर रूप से उड़ रही थी। वह केवल अपनी आधी गति का उपयोग कर रहा था, लेकिन काले धातु के राक्षस को आसानी से फेंकने में सक्षम था। राक्षसों की गति तेज हो रही है। नकुल शॉ रुक गया और उसे थोड़ा दबाव महसूस हुआ। उसके अनुमानों के अनुसार काला धातु का राक्षस लगभग 5वें दिन चौथे आकाश की गति तक पहुंच जाएगा, और एक बार ऐसा होने पर यहाँ तक कि मयंक, जो सबसे मजबूत था, उसे भी जीवित रहना मुश्किल लगेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि काले धातु के राक्षस को आराम करने या अपनी ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि शिष्यों को थी। इसका मतलब यह भी था कि तीसरे और चौथे आकाश के बीच की गति में एक बड़ा अंतर था। इसके अलावा कुछ ऐसे शिष्य भी थे जो अभी तक आरोहित क्षेत्र के चौथे आकाश तक भी नहीं पहुंचे थे, जिसका मतलब था कि उनके लिए 5वें दिन तक टिकना असंभव था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बचे हुए शिष्यों को दबाव ज्यादा महसूस हुआ। काले धातु के राक्षस थकान नहीं जानते थे और न ही उन्हें आराम करने की आवश्यकता थी। उनकी गति इसके विपरीत लगातार बढ़ रही थी। तीसरे दिन कृति और कैरी दोनों ने थकावट महसूस की। इन दोनों की साधना आरोहित क्षेत्र के तीसरे आकाश में थी और राक्षसों की गति उनकी तुलना में ज़्यादा धीमी नहीं थी। जहां तक जय और ऋतिका जैसे अन्य लोगों की बात थी, वे दोनों चौथे आकाश में टूट चुके थे। यहाँ का सबसे मजबूत व्यक्ति मयंक लगभग छठे आकाश में था। इस बार ट्रायल ने उच्च स्कोर दिए और उनकी क्षमताओं को निचोड़ दिया। अगर यह ऐसे ही जारी रहा तो काले धातु के राक्षसों की गति 7वें दिन मुझ तक पहुंच जाएगी। नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि अगर वह भागता रहा तो वह अंत में निश्चित रूप से मर जाएगा, और सोचने का एक नया रास्ता सामने आया। विरोधियों को मारने के बजाय क्यों न उन्हें मारा जाए। एक सामान्य व्यक्ति के पास ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में एक अस्तित्व का सामना करने पर केवल एक ही विकल्प होगा, और वह था भागना, क्योंकि अगर वे ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में एक प्राणी से सीधे लड़ते तो मौत ही एकमात्र जवाब था। हालांकि भागने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राक्षसों की गति तेज और तेज होती जाएगी और वे आखिरकार पकड़ लेंगे। राक्षस को बाहर निकालो। नकुल शॉ के दिमाग में एक भयानक विचार ने जन्म लिया। खतरा आपको नष्ट करने से पहले उसे क्यों न नष्ट कर दिया जाए। हुहू टिल्डर। इस समय काले धातु के राक्षस की विशाल छाया उड़कर आई। उसकी आभा ने नकुल शॉ के लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया। बाद वाले के विचार घूमे और उसने सोचा, यहाँ कुछ बहुत खतरनाक जगहें हैं जो यहाँ तक कि ट्रू स्पिरिट क्षेत्र वालों को भी मार सकती हैं अगर वे लापरवाह हों। यहाँ तक सोचते हुए उसने अचानक दिशा बदल दी। गंतव्य ड्रैगन स्नैक आइस रिवर। नकुल शॉ की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई क्योंकि उसने अपनी इन शैडो क्लोके की क्षमता का उपयोग किया और जमे हुए तालाब में नीले क्रिस्टल टियर की ओर बढ़ा। हालांकि उसका लबादा उसे अदृश्य बना सकता था, यह उसे ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में एक अस्तित्व से छिपा नहीं सकता था। इसके अलावा उसके शरीर के अंदर एक फ्लोटिंग क्रैश टोकन था जिसे काले धातु के राक्षस ने रोक दिया था, जिसका मतलब था कि वह कितनी भी तेजी से भागता, वह फिर भी इससे बच नहीं पाता। 4 घंटे बाद आगे एक छोटा ठंडा तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी एक अजीब नीला था और आसपास बर्फ से भरा हुआ था। नकुल शॉ जमे हुए तालाब के पास आया और उससे निकलने वाली ठंडक ने उसके पूरे शरीर को लगभग जमा दिया। उसने अपनी रक्तरेखा की शक्ति को चलाया और अपना आर्टेमिस बो निकाला, जिसने जमने वाली ठंडक को आधा कम कर दिया। इसका एक हिस्सा उसकी रक्तरेखा द्वारा रोका गया था, जबकि दूसरा हिस्सा आर्टेमिस बो पर कमल के प्रतीक द्वारा अवशोषित किया गया था, जिससे प्रतीक नीला हो गया था। नकुल शॉ जमे हुए तालाब के पास खड़ा था और इंतजार कर रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और तालाब की ओर देखा। केवल वही जानता था कि वह जगह कितनी भयानक और वर्जित थी। उसने पिछली बार गलती से उसे छू लिया था और पूरा स्काई बाउंड्री आइलैंड बर्फ से भर गया था। ये किस तरह की शक्ति थी। दूर से काले धातु के राक्षस की आभा करीब और करीब आ गई। यह आ रहा है। काला धातु का राक्षस जैसे ही दृष्टि में आया, उसने गर्जना की।
नकुल शॉ के नीले बाल हवा में लहराए, ठीक उसके पीछे यिन शैडो क्लोके की तरह, जिसने एक रहस्यमयी प्राचीन आभा भी दी। अध्याय 183 अंडा। इस समय नकुल शॉ रुक गए थे। वह काले धातु के राक्षस का सामना कर रहे थे, एक ऐसा भयावह अस्तित्व जो ट्रू स्पिरिट दायरे का था। ये कुछ ऐसा था जिसकी हिम्मत इस परीक्षण में कोई और नहीं कर सकता था। काले धातु के राक्षस का आमना सामना करना, इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी तुरंत मारा जाएगा, और नकुल शॉ की तीसरी स्काई की खेती के साथ वह भी इससे बाहर नहीं थे। नकुल शॉ बेहद शांत थे क्योंकि उन्होंने अपनी बाईं आंख पूरी तरह से खोल दी थी। उनकी नीली आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वह किसी के दिल में झांक सकती हों। अपनी उन्नत दृष्टि के माध्यम से नकुल शॉ हवा में मौजूद तत्वों, धूल, प्रकाश किरणों के साथ साथ दिल की धड़कन और सांस लेने की दर भी देख सकते थे। नकुल शॉ काले धातु के राक्षस की हर हरकत देख सकते थे, जिसमें उसकी अगली कार्रवाई की दिशा भी शामिल थी। हालांकि राक्षस की गति तेज नहीं थी, नकुल शॉ जानते थे कि एक बार जब वह उसके करीब आ जाएगा तो वह एक ही वार में नष्ट हो जाएगा। असेंडेड दायरे और ट्रू स्पिरिट दायरे के बीच का अंतर स्वर्ग और खाई के बीच के अंतर जैसा था। यहाँ तक कि 7वीं स्काई असेंडेड दायरे के शिखर पर एक साधक भी ट्रू स्पिरिट दायरे के सामने एक बड़ी चींटी जैसा था। हु टिल्ड कौन? काले धातु के राक्षस ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे पास की धूल नकुल शॉ की ओर उड़ने लगी। बाद वाले की बाईं आंख ने काले धातु के राक्षस की गति और हमले की सीमा की गणना शुरू कर दी। अब राक्षस नकुल शॉ से लगभग 10 गज की दूरी पर था और 10 गज काले धातु के राक्षस की हमले की सीमा थी। नकुल शॉ ने अचानक एक असहनीय दबाव को अपनी ओर आते महसूस किया, जिससे उनका ट्रू फोर्स और रक्त जम गया। यदि यह एक सामान्य साधक होता जो असेंडेड दायरे की दूसरी या तीसरी स्काई पर होता, तो शायद वह अपने ट्रू फोर्स को भी प्रसारित करने में सक्षम नहीं होता। इस निराशाजनक स्थिति में नकुल शॉ ने चिल्लाया और उनकी रक्तरेखा शक्ति उनके भीतर उबलने लगी और उनके रक्षात्मक कवच में विलीन हो गई। हुटिल्ड वुटिल्ड। उसी समय नकुल शॉ के पीछे का लबादा ऊपर उठा और तुरंत वह एक पंख की तरह हल्के हो गए क्योंकि वह जमे हुए तालाब के ठीक ऊपर की जगह की ओर तेजी से बढ़े। बूम! एक अराजक गहरा हरा हवा उस जगह से टकराई जहां नकुल शॉ पहले खड़े थे और इसने जमे हुए तालाब में पानी को हर जगह बिखेर दिया। पानी बेहद अजीब था और जब ये काले धातु के राक्षस पर गिरा तो इसने बाद वाले को थोड़ा सख्त कर दिया। हालांकि राक्षस ट्रू स्पिरिट दायरे तक पहुंच गया था और एक गहरी हरी रोशनी चमकी जिसने ऊर्जा को घोल दिया। इसका केवल एक ही लक्ष्य था और वह था नकुल शॉ को मारना। प्लॉप! नकुल शॉ का शरीर अचानक जमे हुए तालाब में गिर गया और वह गहराई में चले गए। बिना किसी हिचकिचाहट के काला धातु राक्षस उसके पीछे पानी में उतर गया और एक कड़ाके की ठंड आई जिसने उसके ऊपर बर्फ की एक परत बना दी। हे! नकुल शॉ धीरे से हंसे क्योंकि उनकी नीली रक्तरेखा शक्ति सक्रिय हो गई थी और उनके यिन शैडो क्लोक ने एक मजबूत शक्ति जारी की थी। सो नकुल शॉ बिजली की तरह तेजी से हवा में वापस आ गए। गति! ये काले धातु के राक्षस पर नकुल शॉ का फायदा था। अभी अभी उन्होंने अपनी सारी रक्तरेखा शक्ति और यिन शैडो क्लोक का उपयोग अपनी गति को 6ठी स्काई तक बढ़ाने के लिए किया था, भले ही ये थोड़े समय के लिए ही था। यह इस समय था कि राक्षस जमे हुए तालाब में गिर गया था और वह पकड़ नहीं पा रहा था। सबसे पहले उसकी गति प्रतिबंधित थी। दूसरे, वह बहुत बड़ा था, जिसका मतलब था कि अधिक ठंड उस पर चली गई थी। अगर यह सिर्फ इतना ही होता तो भी अपनी ट्रू स्पिरिट दायरे की खेती के साथ वह अभी भी मुक्त हो सकता था। हमेशा यहीं रहो। नकुल शॉ ने गहरी सांस ली क्योंकि उन्होंने हवा में आर्टेमिस धनुष निकाला और अपनी रक्तरेखा शक्ति उसमें डाल दी। इससे धनुष पर कमल खिल गया। बेंग टिल्ड सहू। 3 बर्फीले नीले तीर एक अजीब क्रम में जमे हुए तालाब में घुस गए। तालाब में प्रवेश करने के बाद तीरों की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्टेमिस धनुष और तालाब से आने वाले दोनों तीरों की शक्ति का मिश्रण हो गया था और तालाब में उनकी शक्ति दोगुनी हो गई। इसके अलावा नकुल शॉ की पूरी रक्तरेखा शक्ति ने भी हमले की शक्ति को दोगुना कर दिया। और 3 तीर थे, एक नहीं। इन परिस्थितियों में तीर एक अविश्वसनीय क्षति की स्थिति में पहुंच गए। तीनों तीरों ने काले धातु के राक्षस के बचाव को सफलतापूर्वक भेद दिया। पहला तीर टुकड़ों में टूट गया, दूसरा राक्षस से टकराया और तीसरा प्रभाव पर फट गया, जिससे राक्षस को घेरने वाली ठंड की एक लहर पैदा हुई। काले धातु के राक्षस के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत बन गई और जमे हुए तालाब में सीलिंग प्रभाव कम से कम दोगुना हो गया और भी अधिक जब 3 तीर थे। काले धातु के राक्षस का शरीर डूबने लगा। यह एक दुष्स्वप्न की शुरुआत थी, जिसका मतलब उसके लिए शाश्वत नींद थी क्योंकि वह नीले क्रिस्टल के आंसू की ओर डूब रहा था। नकुल शॉ जानते थे कि क्रिस्टल कितना भयानक था। इसकी शक्ति की एक हल्की सी भी चिंगारी ने पूरे स्काई बाउंड्री द्वीप के तापमान को बदल दिया। यह इस जगह में एक निषिद्ध वस्तु थी। राक्षस जितना गहरा डूबा, सील उतनी ही मजबूत होती गई। जब वह आंसू की सीमाओं तक पहुंचा तो एक नीली लहर बाहर फैल गई। टिल्ड। संघर्षरत काला धातु राक्षस सख्त हो गया और उसकी शक्ति जम गई। पीछे हटो। नकुल शॉ को एक परिचित ठंड महसूस हुई।
उन्होंने अपनी रक्तरेखा शक्ति और यिन शैडो क्लोक को अधिकतम तक प्रसारित किया और वह एक अर्धपारदर्शी आकृति बन गए जो आकाश में तेजी से आगे बढ़ी। जहां वह अभी अभी था वहां से एक दिल दहला देने वाली ठंड फैल गई और नकुल शॉ सैकड़ों मीटर दूर होने के बावजूद हिचकी लेने लगे। सौभाग्य से उनके पास उनकी रक्तरेखा शक्ति के साथ साथ उनके आर्टेमिस धनुष पर कमल का प्रतीक था जो कुछ ठंड को अवशोषित कर सकता था। यिन शैडो क्लोक की मदद से नकुल शॉ उतरने से पहले 1 से 2 मील तक हवा में उड़ सकते थे। अपने लबादे और रक्तरेखा शक्ति के बिना यह असंभव था। निराशाजनक स्थिति से बच निकलने के बाद नकुल शॉ ने एक सांस ली और उन्होंने जमे हुए तालाब की दिशा में देखा। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। नकुल शॉ कल्पना कर सकते थे कि काला धातु राक्षस पूरी तरह से बर्फ में सील हो गया था जो हमेशा के लिए सो गया था। उसी समय स्काई बाउंड्री द्वीप का तापमान एक बार फिर गिर गया था। 30 या उससे अधिक डिग्री तापमान गिर गया था, जिसका मतलब था कि जब पानी गिरता तो वह तुरंत बर्फ बन जाता। असेंडेड दायरे की तीसरी स्काई वाले लोग इसका विरोध करने में सक्षम थे और केवल चौथी स्काई और उससे ऊपर वाले ही स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। तापमान फिर से क्यों गिर गया? 100 मील दूर जय, जिसका पीछा एक काले धातु के राक्षस द्वारा किया जा रहा था, वह दंग रह गया था। उसकी भौहें उठ गईं। ये कुछ ऐसा था जो 10 दिन पहले हुआ था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह मानव निर्मित था, न कि स्काई बाउंड्री द्वीप के कारण। क्योंकि उसके पास लगभग एक स्पिरिचुअल अर्थ बॉडी थी, वह हवा में मौजूद तत्वों में बदलाव को दूसरों की तुलना में बेहतर महसूस कर सकता था। अन्य शिष्यों ने भी सभी ने तापमान में गिरावट महसूस की। कम खेती वाले लोग जैसे कृति और कैरी दोनों ने दबाव महसूस किया, लेकिन इसके विपरीत अधिकांश जानवर या तो मर गए या पास की गुफाओं में छिप गए। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक लगभग अपराजय काला धातु राक्षस को शाश्वत नींद में मजबूर किया गया था। हा, मैंने अब खतरे का ध्यान रखा है, परीक्षण अब मेरा क्या कर सकता है? नकुल शॉ हंसे। राक्षस के पीछा न करने पर उन्होंने महल में लौटने का फैसला किया। खजाना घर। नकुल शॉ के पास यिन शैडो क्लोक था जिसने उसे छिपाया और चूंकि वह परिदृश्य से परिचित थे, वह आसानी से महल में प्रवेश करने में सक्षम थे। सैकड़ों दराज थी जिनमें सभी प्रकार के खजाने थे, जिनमें से नकुल शॉ को अपनी दूसरी वस्तु चुननी थी। क्या मुझे इस बार एक हथियार लेना चाहिए? नकुल शॉ के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। यहाँ काफी कुछ हथियार थे जो स्पिरिचुअल ग्रेड के थे, ब्रोकन मून क्लैन में वंशानुगत वस्तुओं की तरह माने जाते थे। इसके बारे में सोचते हुए नकुल शॉ ने फैसला किया कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रेड हथियार उनके लिए बहुत ऊंचे थे। अगर उन्हें एक मिलता भी है तो उन्हें इसे सबसे अधिक क्लैन को देना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये केवल परेशानी का कारण बनेगा। नकुल शॉ के अनुसार अधिकांश साधकों के पास ट्रू स्पिरिट दायरे में भी एक नहीं था। क्या यह उनके लिए एक असेंडेड दायरे के शिष्य के लिए एक रखने के लिए मौत को आकर्षित करना नहीं होगा? इसलिए नकुल शॉ ने अन्य लक्ष्यों को खोजने का फैसला किया। यह क्या है? नकुल शॉ की निगाह एक थोड़ी बड़ी दराज पर पड़ी। इसके अंदर धातु के घटक थे, सिर, हाथ, कवच, ये सब सुनहरा था। नकुल शॉ ने इसका विश्लेषण किया और उन्हें एहसास हुआ कि यह एक गोल्डन गार्ड बन जाएगा जो बाहर के चांदी और काले बख्तरबंद गार्डों के समान है, लेकिन इसकी सामग्री अधिक सटीक थी। इन गोल्डन गार्डों की ताकत क्या है? क्या इन्हें एक साथ जोड़ा जाए तो ये मेरे लिए काम कर सकते हैं? नकुल शॉ ने सोचा। वह बेहद जानकार थे और वह कुछ हद तक अनुमान लगा सकते थे कि ये गार्ड क्या थे। कुछ ऐसा था जिसे कठपुतलियां कहा जाता था और ये गार्ड मैकेनिकल कठपुतलियां थे। मैकेनिकल कठपुतलियां विशिष्ट सरणियों और ऊर्जा कोर द्वारा बनाई गई थीं और उन्हें लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। चूंकि यह एक मैकेनिकल कठपुतली है तो इसकी अपनी कोई चेतना नहीं होगी। जब तक उनके पास एक ऊर्जा कोर है, उन्हें लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नकुल शॉ ने इसके बारे में सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। मैकेनिकल कठपुतलियां आखिर बाहरी वस्तुएं थीं। उन्होंने बाहरी वस्तुओं से मदद लेने की इच्छा को नियंत्रित किया। भले ही उन्होंने विश्लेषण किया कि गोल्डन गार्डों की ताकत कम से कम 7वीं स्काई पर थी और वे ट्रू स्पिरिट दायरे के खिलाफ भी प्रतिरोध करने में सक्षम हो सकते थे। नकुल शॉ की आंखें फिर एक और लक्ष्य पर पड़ीं। यह मुट्ठी के आकार का एक भूरा अंडा था जिस पर अजीब रेखाएं खुदी हुई थीं। भले ही नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख खोली, वह अभी भी अंडे के आर पार नहीं देख सके। और भी अविश्वसनीय बात यह थी कि उन्होंने अंडे के भीतर जीवन का हल्का निशान पकड़ा। अंडे के भीतर जीवन। अगर नकुल शॉ के पास उनकी बाईं आंख नहीं होती तो वह इस पर विश्वास भी नहीं करते। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस बेहद प्राचीन था और ब्रोकन मून क्लैन के अनुसार ये कम से कम 10,000 साल पुराना था। 10,000 साल और यह अभी भी जीवित था। इसका जीवन किसी की भी कल्पना से अधिक मजबूत था। मैं वैसे भी कोशिश करूंगा। मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना है और हालांकि सुरक्षात्मक सरणी में कोई खामी नहीं है, मैं अभी भी इसे 6 से 7 दिनों में नष्ट कर सकता हूं, नकुल शॉ ने खुद से बुदबुदाया। अध्याय 184 अंतिम 3 पेंग सी।
नकुल शॉ ने अपने लाइटनिंग विंड पाम का इस्तेमाल किया और उनके हमले एक के बाद एक दराज की सरणी पर पड़ रहे थे। दराज की सुरक्षा करने वाली सरणी में कोई स्पष्ट खामियां नहीं थीं और इसकी रिकवरी शक्ति पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। हालांकि अंदर मौजूद भूरे अंडे पर इन हमलों का जरा भी असर नहीं हुआ। शुरू में नकुल शॉ इसे नुकसान पहुंचाने से डर रहे थे, लेकिन जांच के बाद उन्हें एहसास हुआ कि खोल की कठोरता उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत थी। अगर यह एक सामान्य अंडा होता तो उनके लाइटनिंग विंड पाम से निकलने वाली थोड़ी सी भी ऊर्जा इसे टुकड़ों में तोड़ देती। हालांकि यह एक ऐसा अंडा था जिसमें दसियों हजार साल बाद भी जीवन था, ये साधारण नहीं हो सकता था। प्रवेश द्वार पर कई बर्फ के पुतले थे और इस समय नकुल शॉ को बाधित करने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ा खतरा उनके द्वारा ही नष्ट कर दिया गया था। वह अब जो चाहते थे वह कर सकते थे। पूरे स्काई बाउंड्री आइलैंड में केवल नकुल शॉ इतने बेफिक्र थे। बाकी सभी शिष्य काले धातु के राक्षसों का पीछा किए जाने के कारण इधर उधर भाग रहे थे। उनके पास अन्य चीजें करने का समय कैसे हो सकता था। पीछा करने के चौथे दिन, जो परीक्षण का 22वां दिन था, कुछ ऐसे भी थे जो इसे और सहन नहीं कर पाए। इस समय काले धातु के राक्षसों की गति असेंडेड दायरे की तीसरी स्काई तक पहुंच गई थी। कैरी और कृति, जो दोनों तीसरी स्काई पर थे, पूरी तरह से थक चुके थे। इस निराशाजनक स्थिति में उनकी क्षमता बाहर निकल आए और उनकी गति चौथी स्काई के बराबर हो गई। हालांकि वे अपनी गति को कितना भी बढ़ा लें, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ऊर्जा की मात्रा कम नहीं हो सकती थी। काले धातु के राक्षस को आराम करने या ठीक होने की जरूरत नहीं थी। ये कम गति पर यात्रा कर रहा था क्योंकि यह वास्तव में ट्रू स्पिरिट दायरे में था और इस्तेमाल की गई ऊर्जा को शून्य माना जा सकता था। ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोग हवा से ऊर्जा अवशोषित कर सकते थे जबकि वे ठीक होने के लिए उड़ते थे, जबकि असेंडेड दायरे में मौजूद लोग केवल खेती के दौरान ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। चौथे दिन कृति और कैरी दोनों को बाहर कर दिया गया। जैसे ही वह काले धातु के राक्षस से टकराए, एक गहरी हरी चमक ने कैरी के शरीर को घेर लिया। उनका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उनका रक्त और ट्रू फोर्स जम गया था। मेरी सीमा यहीं तक है। कैरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वास्तव में यह उनके लिए यहां तक पहुंचना अप्रत्याशित था और उनका स्कोर पिछले परीक्षणों से भी मध्यशीर्ष माना जाता था। उन्हें पता नहीं था क्यों, लेकिन जिस पल वह मरने वाले थे, एक आकृति उनके सिर में दिखाई दी। यह एक नीले बालों वाला युवक था जिसने पूरे परीक्षण में अपनी शांति बनाए रखी थी। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा कर रहा है, कैरी ने खुद से बुदबुदाया। वॉन टिल्ड, उनके भीतर का फ्लोटिंग क्रैश टोकन एक अजीब आवाज जारी करता है और अगले ही पल कैरी गायब हो जाते हैं जबकि काला धातु राक्षस भी एक दरवाजे के माध्यम से गायब हो जाता है। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस का प्रवेश द्वार। कृति और कैरी एक के बाद एक बाहर निकले। कृति, दादी चंद्रवती को कृति को ठीक देखकर राहत और खुशी हुई। कृति और कैरी दोनों 22 दिनों तक चले थे, जो जैक विल्सन से भी बेहतर था। कृति का अंतिम स्कोर 178 था, जबकि जैक विल्सन का केवल 150 था। 178 बुरा नहीं है, ये पिछले परीक्षण से पहले स्थान के करीब है। दादी चंद्रवती ने प्रशंसा की। आखिर कृति की खेती कम थी। उनके पुरस्कार जैक विल्सन के समान थे क्योंकि उनकी खेती कम थी और उनका अपराध बाद वाले जितना मजबूत नहीं था। कैरी कृति से आधे घंटे तक अधिक चले और जब वह बाहर आए तो उनकी खेती तीसरी स्काई के अंतिम चरणों में थी। कैरी, तुम्हारा स्कोर क्या था? दादी चंद्रवती ने मुस्कुराते हुए पूछा। सभी शिष्यों में से कैरी का दर्जा सबसे कम था क्योंकि बाकी सभी शिष्यों के पास एल्डर उनका समर्थन कर रहे थे। 326। कैरी ने सावधानी से अपना स्कोर बताया। क्या एल्डर्स के भाव बदल गए? 326। क्या तुम सच कह रहे हो? रमन मास्टर ने कैरी को घूर कर देखा और उनके ट्रू स्पिरिट दायरे के आभा के कारण बाद वाले को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। 326। ये स्कोर पिछले परीक्षणों के पहले स्थान से कहीं बेहतर था। यहाँ तक कि उन प्रतिभाशाली लोगों का भी इतना बड़ा स्कोर नहीं था जो कैरी से अधिक समय तक चले थे। यहाँ का शिष्य झूठ नहीं बोल रहा है, ये 326 है। कैरी ने गहरी सांस ली और बताया कि उसे प्रत्येक खंड के लिए कितने अंक मिले। पहला चरण 20 अंक, दूसरा चरण 30 अंक, तीसरा चरण 4 दिनों तक जीवित रहना 40 अंक। प्रदर्शन स्कोर 236, कुल स्कोर 326। तुम्हारा प्रदर्शन स्कोर इतना अधिक कैसे है? कृति ने अविश्वास में कहा। उनका प्रदर्शन स्कोर केवल 80-90 था, जिसका मतलब था कि कैरी ने उनका 2 गुना से भी अधिक कर लिया था। हालांकि कैरी सच कह रहे थे, उनका स्कोर वास्तव में कृति और जैक विल्सन से कहीं अधिक था। कैरी को एक हाई ग्रेड मॉर्टल हथियार और एक पीक टियर मॉर्टल कौशल मिला। इसका मतलब था कि उनके पास कृति की तुलना में अधिक खजाने भी थे। पीक टियर मॉर्टल कौशल। एल्डर्स ने गहरी सांस ली और फिर उन्होंने कैरी पर विश्वास किया। इस महाद्वीप में आध्यात्मिक ग्रेड कौशल लगभग विलुप्त हो गए थे और भले ही वे आध्यात्मिक ग्रेड कौशल हों, ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोग भी उन्हें विकसित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक पीक टियर मॉर्टल कौशल का मूल्य बहुत अधिक था। कैरी,
तुमने क्लैन के लिए एक हाई क्लास मॉडल कौशल प्राप्त किया है जिससे क्लैन में बहुत योगदान मिला है। यदि तुम ये कौशल क्लैन को देते हो तो तुम्हें बड़ी संख्या में योगदान अंक के साथ साथ अन्य वस्तुओं से भी सम्मानित किया जाएगा। हाई ग्रेड मॉडल कौशल या उससे अधिक के कौशल आमतौर पर लिखे नहीं जाते थे क्योंकि उनमें गहराई को समाहित करना मुश्किल होता था। वे आमतौर पर बोले जाते थे, एक दृश्य या एक वस्तु के भीतर निहित होते थे। कैरी को मिला पीक क्लास मॉडल कौशल भी ऐसा ही था। अगर उन्होंने इसे क्लैन को देने का फैसला किया तो वह खुद इसका इस्तेमाल कर सकते थे जबकि एक ही समय में योगदान अंक भी प्राप्त कर सकते थे। उन लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे जिन्होंने परीक्षण से कीमती वस्तुएं प्राप्त की थीं और उन्हें क्लैन को दिया था। कैरी को क्लैन के प्रति बिल्कुल भी कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई क्योंकि फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस खुद क्लैन का था और वह एल्डर्स की मदद के बिना इसमें प्रवेश भी नहीं कर पाते। कैरी, तुम्हारा स्कोर कृति की तुलना में इतना अधिक क्यों था? दादी चंद्रवती ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि, कैरी ने पीछे सोचा, तीसरे चरण में वह नकुल शॉ से मिले थे जिन्होंने उन्हें बताया था कि कहाँ जाना है। वह उस घाटी में गए थे जहाँ अंदर एक अजीब गांव था और उनका अपना अनुभव था। अंत में उन्हें एक फ्लोटिंग क्रेस्ट सील मिली थी। इस फ्लोटिंग क्रेस्ट सील में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन अंत में इसकी कीमत 100 अंक थी। इसलिए कैरी को दूसरों की तुलना में 100 अंकों का फायदा था। यहाँ का शिष्य गलती से एक घाटी में गिर गया था जहाँ अंदर एक गांव था। कैरी बहुत चालाक थे और उन्होंने नकुल शॉ का उल्लेख नहीं किया। घाटी खुद नकुल शॉ का रहस्य था और उन्होंने इस पर उन पर भरोसा किया था। नकुल शॉ की अनुमति के बिना वह और कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारी प्रतिभा सामान्य है लेकिन तुम्हारे पास बहुत अच्छी किस्मत है। प्रयास के माध्यम से तुम्हारा भविष्य बुरा नहीं हो सकता। क्लैन मास्टर हल्की सी मुस्कुराईं। कैरी और कृति के बाहर निकलने के साथ फ्लोटिंग क्रेस्ट परीक्षण में केवल 4 लोग बचे थे। मयंक, जय, रितिका और नकुल शॉ। पिछले 10 परीक्षणों में से रमन मास्टर का सबसे अच्छा स्कोर था जो लगभग 400 अंकों तक पहुंच गया था। इस बार रिकॉर्ड तोड़ने की बहुत उम्मीद है। क्लैन मास्टर और एल्डर्स सभी उत्सुक थे। शेष 4 शिष्य क्लैन मास्टर, फर्स्ट एल्डर और रमन मास्टर का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें फर्स्ट एल्डर दोनों शिष्यों के साथ परीक्षण में आगे थे। मयंक, जिनकी खेती सबसे अधिक थी, भी फर्स्ट एल्डर के शिष्य थे। बेशक, नकुल शॉ, जिनकी खेती सबसे कम थी, भी फर्स्ट एल्डर के शिष्य थे। फर्स्ट एल्डर, इस बार मयंक के रिकॉर्ड तोड़ने की बहुत संभावना है, दादी चंद्रवती ने कहा। उम्मीद है, फर्स्ट एल्डर ने भावहीन रूप से जवाब दिया, लेकिन उनके दिल में बहुत उम्मीदें थीं। वर्तमान स्थिति से मयंक को पहले आने और रमन मास्टर के रिकॉर्ड को तोड़ने की सबसे अधिक उम्मीद थी। जहां तक नकुल शॉ की बात है, जिनकी खेती सबसे कम थी, सभी का उन पर एक बुरा प्रभाव था और उन्होंने उन्हें स्वचालित रूप से बाहर कर दिया। फर्स्ट एल्डर सबसे ज्यादा हैरान थे और उन्होंने सोचा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह लड़का अभी तक भी ऐसा कर सकता है। केवल एक व्यक्ति था जो इसे अलग तरह से देखता था और वह कैरी था। उन्हें लगा कि नकुल शॉ का स्कोर बहुत बड़ा होगा। इस भावना के अलावा एक और कारण भी था। उन्हें याद था कि नकुल शॉ ने अंतिम चरण में प्रलोभन का विरोध किया था और इसके बजाय पूरे द्वीप का पता लगाने के लिए चले गए थे। इस बिंदु से ही उनकी महत्वाकांक्षा को देखा जा सकता था। फ्लोटिंग क्रेस्ट परीक्षण। समय धीरे धीरे बीतता गया और पीछा करने के 5वें दिन, जो परीक्षण का 23वां दिन था, कोई भी बाहर नहीं निकला। 6ठे दिन, अभी भी कोई बाहर नहीं निकला। इस समय काले धातु के राक्षसों की गति 34 इकाई तक पहुंच गई थी। ये पहले ही परीक्षण में औसत शिष्यों की खेती को पार कर चुका था। काले धातु के राक्षस के इस गति तक पहुंचने के बाद वृद्धि अंततः स्थिर हो गई। मयंक, जय और रितिका सभी को कुछ खजाने मिले थे और उनके पास खर्च की गई ऊर्जा को ठीक करने का समय था। उन सब के बीच रितिका की खेती 34 इकाई के शिखर के करीब पहुंच रही थी, लेकिन उसका पीछा करने वाला राक्षस बिल्कुल भी थका नहीं और 7वें दिन रितिका अपनी सीमा तक पहुंच गई। वह अंततः काले धातु के राक्षस से टकरा गई और वह एक गहरी हरी रोशनी की परत से घिर गई, जिससे उसकी आकृति परीक्षण से गायब हो गई। उनकी किस्मत औसत मानी गई। रितिका की आकृति फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। रितिका, क्लैन मास्टर ने खुशी से कहा और एक लंबी सांस ली। उनका अंतिम स्कोर 335 था, जो कैरी से बस थोड़ा अधिक था। बुरा नहीं है, 335। ये पिछले परीक्षण के शीर्ष स्कोर से भी बेहतर है। फर्स्ट एल्डर मुस्कुराए। इस बार के परीक्षण ने एक सर्वकालिक उच्च स्थापित किया। इस बार का चौथा स्थान पहले ही पिछले कुछ परीक्षणों के पहले स्थान से बेहतर था। केवल 3 लोग बचे हैं, मयंक, जय और वह नकुल शॉ। जब उन्होंने अंतिम व्यक्ति का उल्लेख किया तो क्लैन मास्टर की भौहें एक साथ जुड़ गईं। एल्डर्स के साथ साथ उनका भी नकुल शॉ पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं था। यह विशेष रूप से एल्डर दीप और रमन मास्टर के लिए था। लेकिन किसी तरह उस लड़के की किस्मत बेहद अच्छी थी और वह शीर्ष 3 में पहुंच गया था। अध्याय 185, बद से बदतर।
फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल अंतिम चरणों में प्रवेश कर चुका था और मयंक जैसा मजबूत व्यक्ति भी, जो 5वीं स्काई के शिखर पर पहुंच गया था और 6ठी स्काई में आधा कदम था, दबाव महसूस कर रहा था। पीछा करने के 8वें दिन, जो परीक्षण का 26वां दिन भी था, मयंक हाँफ रहे थे और उनके माथे पर ठंडा पसीना जमा हो गया था। उनके पीछे का राक्षस उनकी तुलना में धीमा था, लेकिन 7 से 8 दिनों तक लगातार पीछा किए जाने के बाद वह भी इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। बाहर निकलने से पहले उन्होंने कुछ गोलियां तैयार कर ली थीं, लेकिन लगातार उन्हें खाने के बाद उनका प्रभाव कम हो गया। यह अब ऊर्जा की रिकवरी का मामला नहीं था, बल्कि उनके जीवन का था। मेरी खेती सबसे अधिक है, अब कोई और नहीं बचा होगा, मयंक ने सोचा। इस समय काले धातु के राक्षसों की गति 4थी स्काई के सामान्य साधकों की तुलना में तेज थी। जय और जैक विल्सन जैसे लोगों को अब तक बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन मयंक इतनी जल्दी जाने को तैयार नहीं थे। केवल 26 दिन ही बीते थे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, और फर्स्ट एल्डर के अनुसार रमन मास्टर 1 महीने से अधिक समय तक चले थे। 1 महीना? मुझे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 1 महीने तक चलना होगा। मयंक ने अपने दांत भींच लिए। हालांकि उनकी इच्छाशक्ति मजबूत थी, उनके भीतर का जीवन धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, जिसका मतलब था कि वह लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। एक निश्चित क्षण में मयंक ने एक आकृति देखी। ये कौन है? मयंक का दिल धड़क उठा। उनके अलावा परीक्षण में और कौन हो सकता है? यह आकृति एक परिचित भावहीन युवक की थी। युवक की खेती ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी गति बेहद तेज थी। उसके सीने के सामने एक हरा कद्दू लटका हुआ था। उन्होंने एक हरी सुनहरी कपड़े की कमीज भी पहन रखी थी, जिसकी पीठ से पंखों की एक जोड़ी बाहर निकली हुई थी, जिससे उन्हें तेज गति और बेहतर चपलता मिलती थी। जय! मयंक की आंखें चौड़ी हो गईं। आने वाला व्यक्ति वास्तव में जय था, और उसकी किस्मत सभी शिष्यों में सबसे अच्छी मानी गई थी। उन्हें शुरू से ही प्राचीन बगीचे के प्रवेश द्वार पर भेजा गया था और उन्होंने कई खजाने पाए थे। हरी सुनहरी कपड़े की कमीज एक अनोखा खजाना था, जो उपयोगकर्ता को केवल अपने ट्रू फोर्स को अंदर डालकर हवा में तैरने की अनुमति दे सकता था। गति के मामले में जय की तुलना 5वीं स्काई से की जा सकती थी, और वह ज़्यादा कोशिश करते हुए नहीं लग रहे थे। भाई मयंक! जय ने मयंक को भावहीनता से देखा और फिर खुद ही भाग गए। इस दृश्य ने मयंक के दिल को हिला दिया। परीक्षण में अभी भी कोई और था, और जो बात असहनीय थी वह ये थी कि दूसरा व्यक्ति उनसे कहीं अधिक आराम से लग रहा था। रमन मास्टर्स का रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में तो बात ही मत करो, इस पीढ़ी में पहला आने की कोशिश करना भी पहले से ही मुश्किल होगा। अब मैं केवल एक ही काम कर सकता हूँ। मयंक ने गहरी सांस ली और वह ऊंची मीनार की दिशा में मुड़ गए। वह ऊंची मीनार से कुछ हद तक परिचित थे, और वहां कई शक्तिशाली जानवर थे, जिनमें एक याओ बीस्ट किंग भी शामिल था, जो ट्रू स्पिरिट दायरे के बराबर था। मयंक की एक योजना थी, और वह थी काले धातु के राक्षस को याओ बीस्ट किंग की ओर आकर्षित करना, ताकि दोनों लड़ें। हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे उन्होंने आसानी से आजमाने की हिम्मत की, क्योंकि याओ बीस्ट किंग पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उसके हमले और गति को नियंत्रित नहीं किया गया था। एक बार जब वह याओ बीस्ट किंग द्वारा लॉक हो जाते तो वह तुरंत मारे जाते। इसके अलावा याओ बीस्ट किंग एक जानवर झुंड का नेता था, जिसमें 5वीं, 6ठी और यहां तक कि असेंडेड दायरे की 7वीं स्काई के अधीनस्थ भी शामिल थे। हालांकि तापमान में बदलाव के कारण अधिकांश अधीनस्थ मर गए थे या छिपे हुए थे। अनजाने में मयंक की योजना का खतरा कम हो गया। जल्द ही मयंक ने काले धातु के राक्षस को याओ बीस्ट किंग के क्षेत्र में आकर्षित किया। इस क्षण उन्होंने गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित किया। मामूली सी गलती भी उनकी मौत का कारण बन सकती थी। एक याओ बीस्ट किंग का खतरा काले धातु के राक्षस से कहीं अधिक था। नकुल शॉ भी जानते थे कि यहाँ एक याओ बीस्ट किंग था, लेकिन उन्होंने इस योजना का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जोखिम बहुत बड़ा था। कौन टिल्ड 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 वो टिल्ड 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 टिल्ड। ऊंचे मीनार के जंगल से एक भयानक गर्जना आए, और एक भयंकर दिखने वाला 3 हेडेड ब्लेजिंग लान 3 सिर वाला दहकता शेर चार्ज करता हुआ आया। ब्लेजिंग लान के 3 सिर थे और ये लपटों से घिरा हुआ था। करीब आने से पहले ही मयंक ने पहले ही झुलसाने वाली गर्मी महसूस कर ली थी। मुझे इतनी जल्दी खोज लिया गया। मयंक हैरान थे। कई मील दूर से 3 हेडेड ब्लेजिंग लान ने उनके अस्तित्व को महसूस किया था, लेकिन ये काले धातु के राक्षस के ट्रू स्पिरिट दायरे के आभा से आकर्षित हुआ था। मयंक तुरंत काले धातु के राक्षस की ओर पीछे हट गए। यह एक बेहद खतरनाक कदम था, क्योंकि इसका मतलब था कि मयंक को काले धातु के राक्षस और याओ बीस्ट किंग दोनों के हमलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में से काले धातु के राक्षस की गति धीमी थी, जिसका मतलब था कि यह कम जोखिम भरा था। जल्द ही 3 हेडेड ब्लेजिंग लान ने पीछा किया, और उसने काले धातु के राक्षस के प्रति अपना प्रभुत्व दिखाया। लेकिन बाद वाले ने उसे अनदेखा कर दिया, जो मयंक का पीछा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। याओ बीस्ट किंग बेहद गुस्से में था। वह इस जंगल का राजा था, और इस घुसपैठिए ने उसे अनदेखा करने की हिम्मत की। जहां तक मयंक का सवाल है, इस चींटी को नज़रअंदाज कर दिया गया।
बाद वाला फिर बाएं और दाएं भागा, जिसके पीछे काला धातु राक्षस था और राक्षस के पीछे याओ बीस्ट किंग था। काले धातु के राक्षस का बचाव बेहद मजबूत था। याओ बीस्ट किंग से कई हमले लगे और वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। रैगिंग स्कॉच ऑफ द हेवंस, स्वर्ग की भीषण जलन। याओ बीस्ट किंग ने अपने अंतिम हमले का इस्तेमाल किया और अपने प्रत्येक सिर से 3 लपटें भेजी, जो फिर एक साथ जुड़ गईं और काले धातु के राक्षस की ओर गोली मार दी। एक धमाके के साथ जमीन में आधे फुटबॉल मैदान के आकार का एक छेद बचा था, जो काला हो गया था। मयंक 1 मील दूर थे, लेकिन वह अभी भी विस्फोट से थोड़ा घायल हो गए थे। सौभाग्य से इस जोखिम का फायदा मिला। काले धातु के राक्षस का एक पंख और पैर हमले में टूट गया था। याओ बीस्ट किंग द्वारा राक्षस को खत्म करने में बस समय की बात थी। मयंक ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और वह तुरंत याओ बीस्ट किंग द्वारा पीछा किए जाने से बचने के लिए निकल गए। जब उसने काले धातु के राक्षस को खत्म कर दिया, कोई भी ट्रू स्पिरिट दायरे में एक अस्तित्व के पीछा करने से नहीं बच पाएगा। अगले 1 से 2 दिनों तक मयंक सफलतापूर्वक भागने में सक्षम रहे। जोखिम इसके लायक था। मैंने एक काले धातु के राक्षस को बाहर निकाला। मयंक ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि उनकी आंखों में उत्साह और गर्व की चमक थी। वह नहीं जानते थे कि वह ऐसी योजना बनाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि अगर उन्हें पता चलता कि किसी ने पहले ही कई दिनों पहले कहीं कम प्रयास से एक राक्षस को मार डाला था तो क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि मयंक 1 या 2 दिनों के लिए खुश हो पाते, खतरा एक बार फिर उनके करीब आ गया। पीछा करने के 11वें दिन, जो परीक्षण का 29वां दिन भी था, वॉन टिल्ड टिल्ड टिल्ड, एक चमकता हुआ सफ़ेद दरवाजा 10 गज दूर खुला और उसमें से एक धुंधली आकृति बाहर आई। क्या? मयंक का शरीर जम गया, क्योंकि उन्होंने कहा, ये दूसरा क्यों है? भागो। मयंक ने तुरंत भागने का फैसला किया, भले ही काला धातु राक्षस अभी तक पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया था। इस काले धातु के राक्षस से निकलने वाला आभा पहले वाले के समान था, लेकिन इसकी गति सीधे चौथी स्काई से शुरू हुई। महल के भीतर खजाना घर। पेंगसी टिल्ड। नकुल शॉ ने अपने लाइटनिंग विंड पाम का इस्तेमाल किया और उन्होंने सरनी पर लगातार हमला किया। सुरक्षात्मक सरनी आधे से अधिक फीकी पड़ चुकी थी। सरनी 2 और दिनों में टूट जाएगी। नकुल शॉ ने अंदर के अंडे को देखते हुए मुस्कुराया। वह सोच रहे थे कि यह किस प्रकार की प्रजाति होगी। क्या यह एक पौराणिक प्राचीन प्रकार हो सकती है? कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अंडे या नवजात जानवर मिले थे जिनका उपयोग माउंट, सवारी या पालतू जानवरों के रूप में किया जाता था। कुछ पालतू जानवरों में महान युद्ध शक्ति थी और वे अपना बचाव कर सकते थे। ऐसा लगता है कि एक गोल्डन एशियन जायंट ईगल, सुनहरा राख विशालकाय गरुड़ था, जो एक साथ कई लोगों को ले जा सकता था और यह असेंडेड दायरे की 6ठी और 7वीं स्काई के साधकों को मार सकता था। अचानक एक भयानक आभा ने नकुल शॉ को घेर लिया। ऐसा था मानो किसी चीज ने उन पर ताला लगा दिया हो। ये भावना बहुत परिचित थी। वॉन्ग, खजाना घर के बाहर एक चमकता हुआ सफ़ेद दरवाजा दिखाई दिया और एक धुंधली आकृति दिखाई दी। क्या और भी हैं? नकुल शॉ दंग रह गए। समय की गणना करते हुए पीछा शुरू होने के बाद से 10 दिन हो चुके थे। 10 दिन, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। हर 10 दिनों में एक अतिरिक्त काला धातु राक्षस होगा और ये तीसरा 10वां दिन था। नकुल शॉ ने एक काले धातु के राक्षस को खत्म कर दिया हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कठिनाई बढ़ती गई। पेंग, खजाना घर थोड़ा हिल गया क्योंकि काले धातु के राक्षसों का हमला सरनी पर पड़ा। बाद वाले का आकार लगभग 3 मंजिल ऊंचा था और यह खजाना घर में प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन इसका एक आकस्मिक हमला पहले ही प्रवेश द्वार के पास की बर्फ को तोड़ चुका था। ऊर्जा की एक हल्की सी चिंगारी को खजाना घर में धकेला गया और इसने लगभग नकुल शॉ को खून की उल्टी करा दी। एक बार जब ये पूरी तरह से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर देता है तो नकुल शॉ मर जाएंगे। भागो। जैसे ही झटके की लहर फीकी पड़ी, नकुल शॉ एक पारदर्शी नीले रंग की आकृति में बदल गए और वह खजाना घर से बाहर निकल गए। क्यों? उस आकृति ने आकाश में एक हल्की नीली चमक छोड़ दी, जो नकुल शॉ द्वारा अपनी रक्तरेखा शक्ति का अधिकतम उपयोग करने का प्रतीक थी। उस छोटे से पल में नकुल शॉ की विस्फोटक गति 6ठी स्काई के बराबर थी और वह खजाना घर के सामने की छत पर उतर गए। वह अंततः बच गए। इस साथी की गति 4थी स्काई के बराबर है और यह अभी अभी बाहर आया है। नकुल शॉ ने गहरी सांस ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एक बार फिर काले धातु के राक्षस को जमे हुए तालाब की ओर आकर्षित किया। 4 घंटे बाद पूरे स्काई बाउंड्री आइलैंड का तापमान एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां 4थी स्काई वाले भी ठंड महसूस कर रहे थे। क्या बकवास है! तापमान फिर से गिर गया। 100 मील दूर जय का भाव गंभीर हो गया। 2 राक्षसों ने जय का पीछा किया और वे अलग अलग कोनों से भी आए। उसी समय नकुल शॉ ने जमे हुए तालाब पर एक नज़र डाली और खुद से बुदबुदाया, ये केवल 2 राक्षसों को सील कर सकता है। नीले क्रिस्टल के आंसू के बगल का क्षेत्र 2 छोटे बर्फ के पहाड़ों द्वारा ले लिया गया था। यह एक और काले धातु के राक्षस को फ्रीज करने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि बाद वाला इतना करीब नहीं हो पाएगा।
उसी समय तापमान एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां चौथी स्काई वाले भी ठंड महसूस कर रहे थे। अगर यह और भी बदतर हो गया। नकुल शॉ फिर अधिकतम गति से खजाना घर की ओर वापस उड़ गए। दूसरे काले धातु के राक्षस को खत्म करने के बाद उनके पास अंडे को बाहर निकालने के लिए केवल 10 दिन थे। अध्याय 186 मार दिया गया। महल का खजाना। जब नकुल शॉ सुरक्षात्मक सरनी के पास लौटे तो वह थोड़ी ठीक हो चुकी थी। भूरा अंडा दराज के अंदर चुपचाप और बिना हिले डुले पड़ा था और एक पुरानी प्राचीन आभा दे रहा था। हजारों साल बीत चुके थे, फिर भी इस रहस्यमयी भूरे अंडे के अंदर जीवन के हल्के फुल्के संकेत थे। मुझे 5 और दिन दो। नकुल शॉ ने गहरी सांस ली, उनकी आंखें तेज हो गईं, वह निश्चित रूप से इस अंडे को लेने वाले थे। इस कमरे के भीतर हर एक वस्तु साधारण नहीं थी। अंदर रखे हथियार सभी आध्यात्मिक श्रेणी के थे। इस अंडे के अंदर ऐसा क्या था जो दसियों हजार साल तक जीवित रहा? ये संकेत बताते थे कि अंडा सामान्य से बहुत दूर था। पेंग पेंग। नकुल शॉ ने अपने लाइटनिंग विंड पाम का लगातार उपयोग किया और सुरक्षात्मक सरणी पर लगातार हमले किए। अपनी गणना के अनुसार उन्हें सरणी को तोड़ने के लिए लगभग 5 और दिनों की आवश्यकता थी, क्योंकि यह पहले थोड़ा ठीक हो चुकी थी। अगर इसे कुछ समय तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता तो इसकी ठीक होने की गति और तेज हो जाती। स्काई बाउंड्री आइलैंड में 3 में से नकुल शॉ सबसे अधिक आराम में थे। इस समय मयंक और जय दोनों के पास आराम करने का समय नहीं था। बाद वाला स्काई बाउंड्री आइलैंड के चारों ओर उड़ रहा था, जिसके पीछे 2 काले धातु के राक्षस उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तब भी उसका भावहीन चेहरा घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। जय के पास एक लौकी और एक सोने खरे रंग की शर्ट थी, जिसकी पीठ से पंखों की एक जोड़ी निकली हुई थी, जिससे वह फुर्ती से चारों ओर उड़ सकता था। जब एक निराशाजनक बिंदु पर पहुंचते तो जय लौकी से एक घूंट लेता। ये क्लियर स्काई स्पिरिचुअल लिक्विड, साफ आसमान की आध्यात्मिक तरल, वास्तव में बहुत बढ़िया है। यह मेरे जीवन को ठीक कर सकता है। जय के होंठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई। क्लियर स्काई स्पिरिचुअल लिक्विड एक पौराणिक वस्तु थी जो किसी को मौत के कगार से वापस ला सकती थी, अधिकांश अगर सभी नहीं तो चोटों को ठीक कर सकती थी। ये तरल एक साधारण आध्यात्मिक गोली नहीं थी, इसमें जीवन को फिर से भरने की क्षमता थी। जय हर आधे दिन में एक छोटा घूंट पीता और उसकी ऊर्जा एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच जाती। उसकी तुलना में मयंक संघर्ष कर रहे थे। जय कम से कम बहुत कोशिश किए बिना भाग सकता था। मयंक का ट्रू फोर्स, मानसिक ऊर्जा, जीवन, तकनीकी रूप से सब कुछ खत्म हो रहा था। दूसरा काला धातु का राक्षस जैसे ही दिखाई दिया, चौथी स्काई के बराबर था और 2 दिन बाद वह पहले ही 5वीं स्काई की गति तक पहुंच चुका था। समय जल्दी बीत गया। पीछा करने के 13वें दिन, परीक्षण के 31वें दिन। अब 1 महीना हो गया होगा। मयंक की चेतना धुंधली थी और वह हर तरह से अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। वह ऊंचे मीनार के जंगल में जाकर अपनी योजना को दोहराना चाहते थे, लेकिन यह विफल रहा। याओ बीस्ट किंग भी काला धातु के राक्षस को मारने के दौरान खुद घायल हो गया था और कहीं ठीक हो रहा था। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस, परीक्षण के 32वें दिन। वॉन्ग, दरवाजा चमका और प्रवेश द्वार पर एक थकी हुई आकृति दिखाई दी। मयंक। फर्स्ट एल्डर ने एक श्रृंखला के बाद की छवियों को पीछे छोड़ते हुए आश्चर्य व्यक्त किया और मयंक के बगल में दिखाई दिए। उन्होंने फिर बाद वाले के शरीर में एक शांत, नर्म, ट्रू स्पिरिचुअल फोर्स भेजी। ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोग 7 बार बड़े बदलावों से गुजरे और उनके ट्रू फोर्स में अत्यधिक चपलता थी। इसी वजह से उनकी उम्र 300 साल तक पहुंच सकती थी, जो इंसानों के लिए अकल्पनीय था। ये जीवन की हानि के कारण है। दादी चंद्रवती ने एक आध्यात्मिक गोली दी जो महंगी लग रही थी। जल्द ही मयंक के चेहरे पर फिर से रंग आ गया, क्योंकि वह मुश्किल से बोल पाए, मास्टर, मैं कितने समय तक रहा? पिछले कुछ दिनों से उनकी चेतना पहले ही धुंधली हो चुकी थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह कैसे बाहर निकले थे। 32 दिन। तुम्हारा रिकॉर्ड रमन मास्टर के करीब पहुंचता है। फर्स्ट एल्डर मुस्कुराते हुए बोले। रमन मास्टर के अलावा पिछले 100 सालों में कोई और नहीं था जो 1 महीने से ज्यादा समय तक चला हो। ये सुनकर मयंक थोड़ा दुखी महसूस कर रहे थे। उन्होंने रमन मास्टर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हालांकि वे दोनों 1 महीने से अधिक समय तक चले थे, लेकिन रमन मास्टर कुल मिलाकर उनसे अधिक समय तक चले थे। मयंक, तुम्हारा अंतिम परिणाम और पुरस्कार क्या थे? फर्स्ट एल्डर ने उत्सुकता से पूछा। फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल का उद्देश्य पुरस्कार प्राप्त करना था और किसी का स्कोर जितना अधिक होगा, पुरस्कार उतना ही बेहतर होगा। यहाँ का शिष्य 457 अंक हासिल करने में कामयाब रहा। मयंक अपना स्कोर बताते हुए कुछ हद तक गर्व महसूस कर रहे थे। एल्डर्स और क्लैन मास्टर ने प्रशंसा के साथ अपना सिर हिलाया। मयंक आखिर शीर्ष प्रतिभागी शिष्य थे और उनका स्कोर पिछले परीक्षणों के सर्वश्रेष्ठ स्कोर से आसानी से पार कर गया। पुरस्कारों के मामले में मयंक को एक पीक ग्रेड मॉडल हथियार और मार्शल आर्ट के साथ साथ अन्य खजाने भी मिले जो कैरी और कंपनी से बेहतर थे। पीक ग्रेड मॉडल हथियार, बुरा नहीं, बुरा नहीं। क्लैन की ताकत फिर से बढ़ गई है।
भाई रमन के अलावा पिछले 10 परीक्षणों में किसी और को पीक ग्रेड मॉर्टल हथियार नहीं मिला है। ये सुनकर एल्डर्स बहुत खुश हुए। क्लैन में केवल एल्डर स्तरीय लोगों को पीक ग्रेड मॉर्टल हथियारों का उपयोग करने का अधिकार था और वे आध्यात्मिक हथियारों से केवल कमजोर थे। मयंक शायद पीक ग्रेड मॉर्टल हथियारों की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे और इसलिए इसे किसी और चीज़ के बदले क्लैन को दे देंगे। मयंक का प्रदर्शन वास्तव में सुकून देने वाला है। उनका स्कोप पिछले 100 सालों में केवल भाई रमन के पीछे है। एल्डर दीप मुस्कुराए, लेकिन मयंक अभी भी कुछ हद तक निराश थे। उनके द्वारा बिताए गए दिनों की संख्या और उनका अंतिम स्कोर दोनों रमन मास्टर के स्कोर से कम थे और 100 साल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। अगर मुझे सही याद है तो भाई जय अभी भी परीक्षण में लगता है, मयंक ने अनिश्चित रूप से कहा। जब उन्होंने जय का उल्लेख किया तो वह असहाय थे। इस सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति की किस्मत सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी। तीसरे चरण में मयंक को सीधे एक जानवर झुंड के बगल में टेलीपोर्ट किया गया था जहां उन्हें लड़कर बाहर निकलना पड़ा था। दूसरी ओर जय को प्राचीन बगीचे के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट किया गया था, जिसने एक साथ उनकी ताकत को बहुत बढ़ाया और उन्हें कीमती खजाने दिए, जिससे उन्हें 2 काले धातु के राक्षसों के पीछा से बचने की अनुमति मिली। नकुल शॉ को भी ऐसी किस्मत नहीं मिली थी। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल शक्ति के साथ साथ किस्मत की भी लड़ाई थी। कभी कभी किस्मत ताकत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ओह, जय कैसा कर रहा है, रमन मास्टर ने रुचि और उम्मीद के साथ कहा। मयंक ने कुछ भी नहीं छिपाया और उन्हें जय की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। ये सुनने के बाद ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद 5 प्राणी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें नहीं लगा कि जय इतना मजबूत था। बाद वाला आसानी से 2 काले धातु के राक्षसों को रोक सकता था। जय के साथ शायद बहुत अच्छी किस्मत है, वरना उसे ऐसे पुरस्कार नहीं मिलते। शायद ये किस्मत हमारे ब्रोकन मून क्लैन का उदय भी है। क्लैन मास्टर की आंखों में खुशी थी। वर्तमान स्थिति से ऐसा लग रहा था कि जय निश्चित रूप से रमन मास्टर के स्कोर को हरा देगा। भाई रमन को ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को लेने के लिए बधाई। एल्डर दीप और कंपनी रमन मास्टर की चापलूसी करने चले गए। पूरे महाद्वीप के इतिहास में किस महान व्यक्ति की किस्मत अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि एक कहावत भी थी, क्लैन में महान प्रतिभा वाले लोग हो सकते हैं लेकिन बिना किस्मत वाले नहीं। स्कारलेट मून पैट्रियार्क, जिसने एक युग पर राज किया था, उसकी औसत प्रतिभा थी लेकिन चरम किस्मत थी, जिससे उसे 4 महान विरासत में से एक स्कारलेट मून इनहेरिटेंस में प्रवेश करने की अनुमति मिली। सबसे प्राचीन और रहस्यमयी 4 महान विरासत की तुलना में फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल कुछ भी नहीं था। यह एक तारे के प्रकाश की तुलना पूर्णिमा की चमक से करने जैसा था। इससे कोई भी किस्मत के महत्व को देख सकता था। बिना किसी संदेह के जय के भविष्य की संभावनाएं बहुत अच्छी लग रही थीं। उसके पास न केवल अच्छी किस्मत थी बल्कि उसमें महान प्रतिभा भी थी। रुको, जय के अलावा अभी भी कोई और परीक्षण में है, रमन मास्टर ने अचानक कहा। फर्स्ट एल्डर की भौहें तन गईं क्योंकि वह सोच में पड़ गए। कोई और था। एल्डर्स रुक गए और इसके बारे में ध्यान से सोचा। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में जय के अलावा कोई और भी था जो अभी भी परीक्षण में था। वह लड़का है। एल्डर दीप की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं। कोई और। मयंक का दिल हिल गया क्योंकि उनका भाव कुछ हद तक बदसूरत हो गया। एल्डर्स ने अभी कहा कि जय के अलावा कोई और भी था जो बाहर नहीं निकला था। ये खबर जानने के बाद उनके दिल में लहरें हिल गईं। क्या कोई और भी हो सकता था जिसने जय के अलावा उन्हें पछाड़ दिया था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जय ने उन्हें हराया क्योंकि बाद वाले की किस्मत बहुत अच्छी थी और वह एक सुपर जीनियस थे। मयंक, क्या तुमने तीसरे चरण में नकुल शॉ के निशान देखे हैं? फर्स्ट एल्डर ने गंभीरता से पूछा। उन्हें एक बुरा एहसास था। भाई नकुल शॉ। मयंक थोड़ा रुक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह व्यक्ति नकुल शॉ होगा। उन्होंने तब जवाब दिया, शिष्य ने तीसरे चरण में प्रवेश करने के बाद से उनके कोई निशान नहीं देखे हैं। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर्स के भाव थोड़े बदल गए। क्या ये हो सकता है? एल्डर दीप की आंखों में खुशी थी जबकि रमन मास्टर की आंखें उपहास से भरी थीं। दादी चंद्रवती और बाकी लोग गहरी सोच में थे। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल में पास होने और फेल होने के अलावा एक और परिणाम था, मौत। सच्ची मौत। हालांकि फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल एक धर्मी विरासत का मैदान था, लेकिन यह प्रतिभागियों के जीवन की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकता था। पिछले परीक्षणों में सच्ची मौत के उदाहरण थे और हालांकि यह अक्सर नहीं होता था, फिर भी यह सामान्य था। जल्द ही फर्स्ट एल्डर ने जैक विल्सन, कैरी, रितिका और बाकी उन लोगों को बुलाया जो तीसरे परीक्षण में प्रवेश कर चुके थे। मैंने पीछा शुरू होने से पहले केवल एक बार भाई नकुल शॉ को देखा। कैरी का जवाब और रितिका और कृति के जवाब समान थे। ऐसा लग रहा था कि पीछा शुरू होने के बाद से नकुल शॉ बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उनके जवाब तकनीकी रूप से समान थे। ये देखते हुए कि मयंक को भी नकुल शॉ के निशान नहीं मिले, सच्चाई सामने आती दिख रही थी। फर्स्ट एल्डर ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत हो गए। मौजूद लोग केवल नकुल शॉ के लिए चुपचाप प्रार्थना कर सकते थे और उन सब में रितिका की आंखें लाल हो गईं।
केवल कैरी का चेहरा अजीब था। जब उन्हें नकुल शॉ का आत्मविश्वासी रवैया याद आया तो उन्हें लगा कि सब कुछ उतना सरल नहीं था जितना लग रहा था। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल। 13वां दिन। महल के भीतर खजाना घर। क्रैक। प्रकाश की सबसे हल्की सफ़ेद चमक बिखर गई, जिसका मतलब था कि सुरक्षात्मक सरणी नष्ट हो गई थी। नकुल शॉ ने तुरंत उत्साह और थकावट के साथ रहस्यमय अंडे की ओर हाथ बढ़ाया।